वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे थे। तो रेडॉक्स रिएक्शंस में सारा चीज आपको बता दिया गया। लास्ट एक बच रहा है इक्विवेलेंट वेट। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है या रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ है, तो उसका हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। तो आज हम लोग इक्विवेलेंट वेट के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, इक्विवेलेंट वेट कहते किसको है। तो डिफिनीशन क्या कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कहलाता क्या है। तो कहता है कि उसका जितना मास ऑक्सीजन के 8 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम और क्लोरीन का 35.5 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है या डिस्प्लेस करता है, तो उस अमाउंट को, उस मास को, उस सब्सटेंस का हम लोग इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। ये बात आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, पहले आप इसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे डिफिनीशन में क्या लिखा गया है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मास which reacts with or displaces 1 part by weight of hydrogen, 8 parts by weight of oxygen और 35.5 parts by weight of chlorine। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट वह मास होता है जो हाइड्रोजन के 1 पार्ट, ऑक्सीजन के 8 पार्ट्स और क्लोरीन के 35.5 पार्ट्स के साथ रिएक्ट करता है या डिस्प्लेस करता है। उसी डिफिनीशन को आप दूसरे शब्दों में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मास व्हिच रिएक्ट्स विथ और डिस्प्लेसेस 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन। इसका भी मतलब वही निकलता है कि किसी भी सब्सटेंस का आप इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं, तब कहता है कि उसका वह मास जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम, 8 ग्राम और क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है या डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे जो भी बात किया जा रहा है, अभी इक्विवेलेंट वेट के लिए जब हम लोग डिफिनीशन बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा गया कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ऑक्सीजन का 8 ग्राम और क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है। तो ये तीनों एटम को ना रेफरेंस लिया गया है कि यही कभी भी किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो इसी तीन में से आपको रेफरेंस लेना होगा। अब ये रेफरेंस क्या है उसको आप समझिए। जैसे आप मैथ पढ़ते हैं, तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि बताओ पॉजिटिव नंबर किसको कहेंगे और निगेटिव नंबर किसको कहेंगे, तो आप क्या कैसे उसको डिफाइन करते हैं। तो आप यही बोलेंगे ना कि जीरो के जो राइट साइड होता है नंबर, उसको हम लोग पॉजिटिव नंबर कहते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड जो होता है उसको निगेटिव नंबर कहते हैं। इसका मतलब जीरो यहाँ पे क्या है, रेफरेंस माना गया कि जीरो, इसीलिए हम लोग जीरो को नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव कहते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन को रेफरेंस के रूप में लिया गया। तो नोट करके आप एक लिख लीजिए कि दीज एलिमेंट्स आर जनरली कंसीडर्ड एज रेफरेंस एलिमेंट्स फॉर कैलकुलेशन। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का जब आप इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो रेफरेंस के रूप में या तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या क्लोरीन को लेना होगा। और उसमें भी क्या कहा गया कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ऑक्सीजन का 8 ग्राम और क्लोरीन का 35.5 ग्राम के साथ जो सब्सटेंस का अमाउंट या मास रिएक्ट करेगा या डिस्प्लेस करता है, उसी अमाउंट को या उसी मास को हम लोग इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। और इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो जस्ट एक नंबर होता है। तो इसको भी आप नोट करके लिख लीजिए कि इक्विवेलेंट वेट इज ए नंबर। इक्विवेलेंट वेट इज ए नंबर। इसको सभी लोग नोट कर लीजिए।
फिर इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब इसको एग्जाम्पल से देखिए। जैसे कैल्शियम को रिएक्शन कराया गया ऑक्सीजन के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। अब यहां पर देखिए लेफ्ट साइड 2 ऑक्सीजन है, राइट साइड कितना है, 1 है, तो इसको तो बैलेंस करना पड़ेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब 2 से आप मल्टीप्लाई किए तो आप क्या देख रहे हो कि कैल्शियम है सो 2 एटम हो गया, जबकि लेफ्ट साइड कैल्शियम 1 ही एटम है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके कोफिशिएंट में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो सभी लोगों को पता होगा कि कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है। तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट आपको पता होना चाहिए 40 होता है। तो 2 कैल्शियम है तो कितना हो जाएगा 80 ग्राम। ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन का आपको एटॉमिक वेट पता है कितना होता है 60। तो 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 32 ग्राम। अब अगर आपसे पूछा जाए कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, ये रिएक्शंस बैलेंस्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। अब सिंपल सा बात देखिए। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई टीचर पूछ दे कि अच्छा जी बताओ कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे ये कि 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है रिएक्शन करता है किसके साथ, 80 ग्राम कैल्शियम के साथ। तो 1 ग्राम कितने के साथ करेगा, तो 80 अपॉन 32 ग्राम के साथ करेगा। तब अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा, तो 80 अपॉन 32 इंटू 8, इसको करेंगे तो 8 चौका 32, 20 चौका 80, यानी कि यहां पे आ गया 20। अब यहां पे जो 20 आया यही क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट किसका, कैल्शियम का। आप इसको लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का है सो 20 आ गया। कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कैल्शियम ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो आपको क्या देखना होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मास ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो आप फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करता है 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। बोलिए ये बात सबको समझ में आ रहा है। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन किसके साथ, कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो 112 अपॉन 32 ग्राम। तब 8 ग्राम ऑक्सीजन कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो यहां पर है सो 8 लिख देंगे। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 8 चौका 32, ठीक है। इससे इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 टाइम्स लगेगा, तो 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। और फिर यहां पे क्या बच गया 3 और 2 यानी कि 32, तो 8 चौका 32 यानी कि 28। तो हम लोग कहेंगे कि इक्विवेलेंट वेट किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का 28 आ गया। बोलिए सब लोग को समझ में आ रहा है। तो आप कर क्या रहे हैं, आप यही निकाले कि किसी भी सब्सटेंस का, यहां पे कैल्शियम का निकाले, तो ये भी हम लोग देखें कि कैल्शियम का कितना मास ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा। आप निकाल रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, तो कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मास 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। जितना ग्राम है सो जितना मास आपका रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के 8 ग्राम से, वही उसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। बोलिए सभी लोग को समझ में आ रहा है, किन्हीं को अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अब इसी को
लैंग्वेज में अगर लिखना होता तो हम लोग कैसे लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे कि 32 पार्ट्स, जो आपको डिफिनीशन बताए कि 32 पार्ट्स ऑक्सीजन किसके इक्विवेलेंट है? 80 पार्ट्स बाय वेट ऑफ कैल्शियम। तो यहां पे लिखेंगे कि 32 पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्विवेलेंट है? ये ट्रिपल लाइन है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो 80 पार्ट्स बाय वेट ऑफ कैल्शियम, तो 1 के लिए क्या होगा, और फिर 8 पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? तो 80 अपॉन 32 इंटू 8 पार्ट्स बाय वेट ऑफ कैल्शियम। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया कैल्शियम का? तो यहां पे 80 अपॉन 32 इंटू 8, तो 8 चौका 32, 4 अब 20 चौका 80, यानी कि 20। तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया? 20। एक और इंपॉर्टेंट बात फिर दिमाग से निकल जाएगा, यहां पे 20 आया इसका इक्विवेलेंट वेट, और कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट जो है आपका भी कितना बताया? 40। तो 40 और 20 में क्या रिलेशन? तो 40 को अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तभी आपका 20 आता है ना। अब सवाल ये उठता है कि ये 2 क्या है? तो ये 2 कैल्शियम का वैलेंसी है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि अगर आपका इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का निकालना है तब आप वहां पे कह सकते हैं कि एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। अब बोलिएगा कि फिर ये एन फैक्टर क्या हो गया? तो वैलेंसी को ही हम लोग एन फैक्टर के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो कभी भी किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसका एटॉमिक वेट अपॉन उसका वैलेंसी, उसी को हम लोग कहते हैं एन फैक्टर। अब इसी को देखिए, अब यहां पे आपसे फिर कहा गया कि कैल्शियम ऑक्साइड का आप बताइए इक्विवेलेंट वेट। तो कैल्शियम ऑक्साइड का तो कैसे लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे कि 32 पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है? तो 112। तो यहां पे लिखेंगे इक्विवेलेंट होगा 112 पार्ट्स बाय वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसीलिए 8 पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? तो 112 अपॉन 32 इंटू 8 पार्ट्स बाय वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया? तो 112 अपॉन 32 इंटू 8। अब इसको आप कीजिएगा तो 8 चौका 32, और इससे जब 4 से कैंसिल कीजिएगा तो ये 28 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है। एक बार आपके दिमाग में सेट हो जाएगा तो आगे फिर कभी भी दिक्कत नहीं होगा। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल और आपको समझा देते हैं, फिर लिखा देंगे। आपको कहा गया कि एल्युमिनियम को रिएक्शन आप करा रहे हैं किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो एल्युमिनियम को क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराइएगा तो ये क्या बनेगा? AlCl3। दोनों तरफ एलिमेंट बैलेंस है नहीं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पर 2 से, तो 2 एल्युमिनियम हो गया, तो यहां पर भी 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपसे कहा जाए कि बताइए एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट बताइए, ठीक है? तो एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है। तो एटॉमिक वेट है सो 27 होता है, और कितना एल्युमिनियम है? तो 2 एल्युमिनियम है, तो यहाँ पे 2 इंटू 27 हो गया। ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 35.5। 2 क्लोरीन है Cl2, तो कितना हो गया? 71, और उसमें फिर 3 से मल्टीप्लाई है, तो इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 71। अब देखिए, आपसे अगर कहा जाए कि एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालिए, देखिए कितना सिंपल हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इतना ग्राम, ये तो ग्राम में है ना, तो इतना ग्राम क्लोरीन, यानी कि 3 इंटू 71 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट करता है
2 इंटू 27 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 1 ग्राम क्लोरीन कितना ग्राम अल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा, तो 2 इंटू 27/3 इंटू 71। तो क्लोरीन देखिए, तो क्लोरीन के लिए क्या कहा गया था डिफिनेशन में कि 35.5 ग्राम क्लोरीन कितना मास के साथ रिएक्शन करेगा। यानी कि अब यहां पे हम लोग निकालेंगे कि 35.5 ग्राम क्लोरीन कितना ग्राम एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा, तो 2 इंटू 27/3 इंटू 71 इंटू 35.5। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो देखिए, तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 तिया 27। तो हम लोग कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ अल्युमिनियम, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अल्युमिनियम कितना आ गया 9। अब एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 27 और आया 9, इसका मतलब आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो फिर देखिए, तो और एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है 3। तो फिर हम लोग कह सकते हैं ना कि किसी भी एलिमेंट का, देखिए डिफिनेशन तो वही आ गया। आप डायरेक्ट चार्ज, अभी तो आप सीख रहे हो ना, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो इतना करने का जरूरत ही नहीं है, इतना करने का जरूरत ही नहीं है। आपसे अगर सीधा कहा जाएगा कि एल्युमिनियम का आप इक्विवेलेंट वेट निकालिए, तो आप क्या कर देंगे, आप कर देंगे एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर क्या होता है, तो एन फैक्टर आपका वैलेंसी होता है। तो यहाँ पे एटॉमिक वेट आपका एल्युमिनियम का 27 हो जाएगा और एन फैक्टर 3 हो जाएगा, ये कैंसिल कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। ये तो रिएक्शंस दिया हुआ है, तो आपको हम जो डिफिनीशन बताए उस डिफिनीशन के बेसिस पे बताया जा रहा है। लेकिन जब आप सीख जाएंगे ना, तो बस दिया हुआ है आप देखेंगे और उसका तुरंत एन फैक्टर निकालेंगे और इक्विवेलेंट वेट आपको पता चल जाएगा। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये समझ में आ गया सभी लोगों को। यहां पर एक रिएक्शंस दिया हुआ है, जिंक रिएक्शन कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जिंक सल्फेट साथ ही साथ हाइड्रोजन। अब आपसे कहा जाए कि जिंक का इक्विवेलेंट वेट बताइए, अब आप लोग बताइए कैसे निकालेंगे। तो जिंक का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि जिंक का एटॉमिक वेट कितना होता है। तो जिंक का एटॉमिक वेट है 65 ग्राम होता है, ठीक है, एटॉमिक वेट कितना होगा 65। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। अब ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, इसका जो होता है वो 98 ग्राम होता है। बोलिए अक्सर मेरे को समझ में नहीं आया कि 98 ग्राम कैसे होता है, तो 98 ग्राम आपको ऐड करने आता है ना, तो आप ऐड करके निकाल लो। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है तो 32, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, तो 16 चौका 64 यानी कि 64। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 4 + 2 6 + 2 8 और 6 और 3 9, तो यहाँ पे 98 आ गया। तो ये सब जो है ना कॉमन है, ये सब को आपको याद कर लेना है, ये बार बार आपको जरूरत पड़ेगा। तो इस तरह से आप नहीं ना निकालेंगे ऐड कर करके, ये सब फ्रीक्वेंटली आपको जबान पे होना चाहिए, ठीक। अब आइए ZnSO4 से पूछा जाए कि ZnSO4 का मोलिकुलर वेट क्या होगा, तो ZnSO4 का मोलिकुलर वेट है 161 ग्राम होता है। अब बोलिए कि सर ये कैसे आया, तो कैसे आया तो आप फिर निकाल लो, सारे का आप जानते हैं कैसे। यहां पर देखिए जिंक का कितना हो गया 65, ठीक है। सल्फर का कितना होता है, तो सल्फर का आपका होता है 32। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 चौका कितना हो गया 64। अब देखिए तो 4 और 2 6, अब 5 11, 1 बच गया, 6 6 12 और 3 कितना हो गया 15 और 1 16। तो ये तो ऐड करने की बात है ना, तो ऐड कर करके आप निकाल लेंगे और याद है तब तो अच्छी बात है। हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना होगा, तो हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हो गया। अब देखिए सिंपल सा, अगर आपको शॉर्टकट में निकालना होता इक्विवेलेंट वेट,
अगर आपसे कहा जाता है कि जिंक का इक्विवेलेंट वेट बताइए क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आप यही लिखेंगे ना कि 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 65 ग्राम जिंक के साथ। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना के साथ रिएक्ट करेगा, तो 65/2, 32 दूना 64 होता है, यानी कि 32.5 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है? अब यही आपका क्या हो गया, जिंक है का 65 है सो एटॉमिक वेट होता है, और ये है सो एन फैक्टर निकल गया। कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेरे को H2SO4 का बताइए, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 98 ग्राम H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। 2 ग्राम हाइड्रोजन 98 ग्राम H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन, एक के लिए क्यों निकाल रही है, सब लोग को पता है ना, हाइड्रोजन 1 ग्राम बताए थे डिफिनीशन में, ऑक्सीजन का 8 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम और क्लोरीन का 35.5 ग्राम। तो इसीलिए यहां पर 1 ग्राम के लिए निकाला जा रहा है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो 98/2 जब कीजिएगा तो ये 49 आ गया। कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसका भी बता दीजिए जिंक सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, और इसको आप लिखेंगे तो कैसे, तो इक्विवेलेंट वेट है सो H2SO4 इक्वल टू आ गया 49। आपसे अगर पूछा जाता है कि जिंक सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट बताइए, फिर हम लोग उसी तरह से निकालेंगे कि 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 161 ग्राम जिंक सल्फेट के साथ। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो 161 अपॉन क्या हो जाएगा 2। अब इसको जब कीजिएगा तो ये कितना बार में कैंसिल होगा, 8 दूना 16, 80.5। तो ये इक्विवेलेंट वेट हो गया। अब इसी को आपको लिखना होगा, तो आप कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ZnSO4 इक्वल टू 80.5। देखिए बस एक बार ना प्रैक्टिस करने का बात है, एक बार आपको जैसे ही दिमाग में सेट हो जाएगा ना, तो कभी आप भूलिएगा नहीं। अब इसी को अगर कॉपी में लिखना होगा, ये आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया जा रहा है, बाद में इसी को फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी आपको ये बस समझाने का ये कोशिश किया जा रहा है कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। अब इसी को अगर लिखना होगा कॉपी में तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2 पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्विवेलेंट है, तो 65 पार्ट्स बाय वेट ऑफ जिंक। तो 1 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल हो जाएगा, तो 65/2 इंटू 1 पार्ट्स बाय वेट ऑफ जिंक। जिंक का निकाल रहे हैं, तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक हो जाएगा 65/2 इंटू 1। तो इसको जब आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 32.5। आपको फिर कहा गया कि H2SO4 का निकालिए, तो आप कैसे लिखेंगे, अब आप बताइए। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि 2 पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है किसके, 98 पार्ट्स बाय वेट ऑफ किसके, H2SO4 का। तो 1 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्विवेलेंट होगा, तो 98/2 इंटू 1 पार्ट बाय वेट ऑफ H2SO4। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 किसके इक्विवेलेंट होगा, यहां पे करेंगे 98/2 इंटू 1, कैंसिल कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से हम लोग किसका निकालेंगे, ZnSO4 का भी निकाल लेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए अब आप लोग बताइए क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। ZnSO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो कैसे लिखिएगा बोलिए। 2 पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है किसके, 161 पार्ट बाय वेट ऑफ ZnSO4। तो 1 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्विवेलेंट होगा, तो 161/2 इंटू 1 पार्ट बाय वेट ऑफ ZnSO4। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट किसका हो जाएगा, ZnSO4 का क्या हो जाएगा, तो 161/2 इंटू 1, इसको जब कैंसिल कीजिएगा तो 80.5 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। तो
तो फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। तो किसी भी सब्सटेंस का वह मास जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम और क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, डिस्प्लेस करता है, वही मास उस सब्सटेंस का क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। इससे सिंपल हो ही नहीं सकता। अगर ये समझ जाइएगा तो फिर रेडॉक्स रिएक्शन में आपसे पूछेगा, और कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है या रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ है, आपसे बोलेगा किसका इक्विवेलेंट वेट बताइए। इसीलिए पहले आपको ये बताया जा रहा है, नोट कीजिए। कंप्लीट कर लिए। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन का भी एग्जांपल देख लिए, क्लोरीन का भी ऑक्सीजन का भी देख लिए, क्लोरीन का भी देख लिए। अब फिर यहां पर देखिए एक क्लोरीन का एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ आप रिएक्शन कराए तो मैग्नीशियम क्लोराइड है, दोनों तरफ एलिमेंट भी है सो सेम है, तो बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। अब आपसे पूछा जाता है, अब देखिए डायरेक्ट इतना सारा समझ गए, अब आपसे पूछा जाता है कि इक्विवेलेंट वेट मेरे को बताइए मैग्नीशियम का क्या होगा। ठीक है, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट, तो आपको फार्मूला भी बता दिए क्या होता है। तो फार्मूला में आपका होता है एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, यही बताया गया ना। एन फैक्टर किसको बोलते हैं? वैलेंसी को बोलते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? तो 24, और मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है? 2, तो आप निकाल देंगे डायरेक्ट, तो ये हो गया 12। एक मेथड तो ये हुआ कि आप डायरेक्ट फार्मूला से निकाल दिए। दूसरा मेथड क्या होता? दूसरा मेथड ये होता कि यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 24 ग्राम, यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 71 ग्राम। नहीं, 2 क्लोरीन है ना, तो 71 ग्राम। तो आप कैसे लिखते? आप लिखते कि 71 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट करता है 24 ग्राम मैग्नीशियम के साथ, तो 1 ग्राम कितने के साथ करेगा? तो 24/71। तो आपसे अगर पूछा जाता कि 35.5 ग्राम क्लोरीन कितने के साथ रिएक्शन करेगा, तो 24/71 इंटू 35.5, इससे ये कैंसल हो जाएगा 2 टाइम्स, और इससे कैंसल होगा तो फिर तो आ गया 12। तो आप इस तरह से करके निकालिए या डायरेक्ट आप फार्मूला से निकाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे लैंग्वेज में इसलिए लिखाया जा रहा है कॉपी पे ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसा मत सोचिए कि हाँ बहुत ज्यादा लिखा दिए, बहुत लंबा लिखा दिए, नहीं। अभी आपको सिखाया जा रहा है शॉर्टकट में, तो आप 2 मिनट भी नहीं लगेगा। हाँ, शर्त यह है कि आपको एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। अब जो बच्चा को एटॉमिक वेट नहीं पता होगा वो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? तो ये तो रटने की बात है, ये तो आपको रटना पड़ेगा। यहाँ पे मैग्नीशियम क्या हो गया? 24 ग्राम। क्लोरीन कितना हो गया? 71 ग्राम। अब आपसे पूछा जाए MgCl2 का क्या हो जाएगा, तो यही दोनों को ऐड कर दीजिए। 4 + 1 5 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, यानी कि 95 ग्राम। अलग से तो कुछ करना नहीं है। अब इसी को लैंग्वेज में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 71 पार्ट्स बाय वेट ऑफ क्लोरीन। ठीक है, किसके इक्विवेलेंट है? 24 पार्ट्स बाय वेट ऑफ मैग्नीशियम। तो 35.5 पार्ट्स बाय वेट ऑफ क्लोरीन किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? तो 24/71 इंटू 35.5 पार्ट्स बाय वेट ऑफ मैग्नीशियम। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? तो 24/71 इंटू 35.5। इससे कैंसिल कीजिएगा 2 टाइम्स, 2 से इसको कैंसिल कीजिएगा 12 आएगा, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। कोई स्टूडेंट बोलते या कोई टीचर आपको क्लास में बोल दिए कि अच्छा एक काम करो, सभी लोग मैग्नीशियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट निकाल करके बताओ। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो फिर आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि 71 ग्राम क्लोरीन जो है रिएक्ट करेगा किसके साथ? 95 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। तो 1 ग्राम के लिए क्या होगा? तो 95/71, तो 35.5 ग्राम के लिए क्या होगा? तो 95/71 इंटू 35.5। अब इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 7 दूना 14, 47.5। ये तो कैलकुलेशन आपका चीज है, कितना जल्दी कर लेते हैं। यानी कि इक्विवेलेंट वेट अगर आपसे कहा गया
कि मैग्नीशियम क्लोराइड का बताइए तो कितना निकाल लिए 47.5। 47.5। और ये सब इसका भी आपको फार्मूला लिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलिमेंट का ही बता दिए कि हाँ जी एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, नहीं, सारे का आगे आपको बताया जाए कि कोई भी एसिड्स है तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, बेस है तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, कोई साल्ट्स है तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, कोई आयन है तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। ये नेक्स्ट क्लास में सारे को सिखाया जाएगा। अभी तो सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है ना कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है और इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालेंगे। बाद में क्या होगा, सारे को फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, 71 पार्ट्स बाय वेट ऑफ क्लोरीन किसके इक्विवेलेंट हो गया, तो 95 पार्ट्स बाय वेट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, तो देयरफॉर 35.5 पार्ट्स बाय वेट ऑफ क्लोरीन किसके इक्वल हो गया, किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे कि 95/71 इंटू 35.5 parts by weight of magnesium chloride। तो therefore equivalent weight of magnesium chloride क्या हो गया 95/71 into 35.5। इसको अभी आप कैंसिल किए थे तो कितना आया था 47.5। तो यही आपका इक्विवेलेंट वेट आ गया किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो बोलिए सभी लोगों को इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये समझ में आया। कह रहा है कि फिर से आपको रिपीट कर दे रहे कि किसी भी सब्सटेंस का वह मास जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम और क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है या डिस्प्लेस करता है, उसी मास को हम लोग क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। यहां तक नोट कीजिए। चलिए यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। अब हम लोग निकालेंगे किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या बताया फार्मूला में कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट हो जाएगा एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एन फैक्टर। अभी आपको बताए थे ना कि बाद में क्या होगा, सारे को फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात। तो अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल से समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो हाइड्रोजन का आपको पता है ना वैलेंसी कितना होता है, वैलेंसी आपका हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इक्विवेलेंट वेट अगर हाइड्रोजन का निकालना है तो फार्मूला में आपको क्या बताए, एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। तो एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, तो एटॉमिक वेट अपॉन 1 हो गया। और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, एटम है तो एटॉमिक वेट, मोलिक्यूल रहेगा तो मोलिकुलर वेट। तो यहां पर एटॉमिक वेट कितना है 1, तो 1/1 इक्वल टू 1। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2 होता है, यानी कि हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का एन फैक्टर है 2 हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या होगा फार्मूला, एटॉमिक वेट अपॉन 2। और एटॉमिक वेट कितना होता है ऑक्सीजन का 16, तो यहां पे लिखेंगे 16/2 यानी कि 8। ठीक उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1, तो हम लोग कहेंगे कि क्लोरीन का एन फैक्टर 1 हो गया। फार्मूला क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, यहां पे लिखेंगे एटॉमिक वेट अपॉन 1। 1 क्यों लिखे ये समझ में आ रहा है ना, ये एन फैक्टर जो फार्मूला में, या वैलेंसी, वैलेंसी बगल में लिख भी दिया गया। अब ये क्या होता है 35.5/1 यानी कि 35.5। बोलिए कोई दिक्कत। तो यही चीज आपको है सो डिफिनीशन में बताया जा रहा है, नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आयरन का आप इक्विवेलेंट वेट निकालिए, तो सबसे पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए कि आयरन का 2 ऑक्साइड्स फॉर्म होता है। एक को हम लोग बोलते हैं फेरस ऑक्साइड और दूसरे को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। बोलिए सर ये तो पता नहीं है, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पता तो होना चाहिए, और नहीं मालूम है तो आपको इसीलिए तो बताया जा रहा है। अभी जो आप सीख रहे हैं वो क्या है, आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, फिर इसी को बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा।
ठीक है, तो आयरन का 2 ऑक्साइड होता है, तो पहले आप लिख लीजिएगा आयरन फॉर्म 2 ऑक्साइड। इसीलिए हर एक बात को आपको लिखा दिया जाता है कॉपी पे, ताकि बाद में आप कभी भूल भी जाओ ना, तो कॉपी जब उलटिएगा तो एक एक लाइन आपको सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे एक बार ना तो याद हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन सा 2 ऑक्साइड्स होता है, तो एक आपको बताया फेरस ऑक्साइड और दूसरा फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड का फार्मूला FeO और फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला Fe2O3। जो थोड़ा सा भी समझदार बच्चे होंगे, अगर हम पूछेंगे कि अच्छा बताइए फेरस ऑक्साइड में एन फैक्टर क्या होगा, आप लोग बताइए। फेरस ऑक्साइड में एन फैक्टर यानी कि वैलेंसी आयरन का क्या होगा 2। और यहां पे अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए Fe2O3 है तो एक्सचेंज होता है ना, तो यहां पर आयरन का क्या हो गया 3, यहां पर आयरन का क्या हो गया 3, तो हम लिखेंगे कि वैलेंसी जो है 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होगा कि जो पहले आया, यहां पे पहले आया तो यहाँ पे 2 पहले है, तो यहाँ पे नाम पहले फेरस है तो फेरस के लिए 2 हो गया और फेरिक के लिए 3 आ गया। रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है, यानी कि फेरस ऑक्साइड के लिए आयरन का एन फैक्टर 2 आ गया और फेरिक ऑक्साइड के लिए आयरन का एन फैक्टर 3 आ गया। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि फेरस ऑक्साइड में आयरन का इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो यहाँ पे आप क्या लिखें कि एन फैक्टर इसका 2 होता है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन हो जाएगा क्या एटॉमिक वेट अपॉन 2, और एटॉमिक वेट आयरन का होता है 56 अपॉन 2, तो यानी कि 28। जैसे फेरिक ऑक्साइड में अगर आपसे पूछा जाए कि आयरन का एन फैक्टर क्या होगा, तो यहां पर 3 होगा, तो इक्विवेलेंट वेट आयरन का क्या हो गया, तो एटॉमिक वेट अपॉन 3 यहां पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 3 54 18.6। बोलिए कोई दिक्कत हो रहा है, नोट कर लीजिए इसको, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं कॉपर का, कि अगर आपसे पूछा जाए कि कॉपर का इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर का 2 क्लोराइड्स होता है, तो पहले आप लिख लीजिए कि कॉपर फॉर्म 2 क्लोराइड्स। फिर यहां पर भी वही चीज, एक होता है क्यूप्रस क्लोराइड, एक होता है क्यूप्रिक क्लोराइड, एक होगा क्यूप्रस क्लोराइड और दूसरा होगा क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड का फॉर्मूला Cu2Cl2 और क्यूप्रिक क्लोराइड का CuCl2। कोई स्टूडेंट देख करके फॉर्मूला बता सकते हैं कि क्यूप्रिक में एन फैक्टर क्या होगा और क्यूप्रस क्लोराइड में एन फैक्टर क्या होगा। पहले क्यूप्रिक, ये तो ज्यादा आसान है ना। अब यहां पे क्यूप्रस क्लोराइड, यहां पे क्या हो गया क्यूप्रस क्लोराइड में कॉपर का एन फैक्टर 1 हो गया और यहां पर क्यूप्रिक का 2 हो गया, तो इसको आप लिख लीजिए कि वैलेंसी 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। अब यहां से आपसे अगर पूछा जाए कि क्यूप्रस क्लोराइड में एन फैक्टर आपका हो गया 1, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या हो गया, तो एटॉमिक वेट अपॉन 1। एटॉमिक वेट कॉपर का क्या होता है 63.5 अपॉन 1, तो यहां पे क्या आ गया 63.5। ठीक उसी तरह से क्यूप्रिक क्लोराइड में एन फैक्टर क्या बताएं आपका 2 होता है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या होगा एटॉमिक वेट अपॉन 2। आप 63.5 अपॉन 2 जब करेंगे तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 31.75 आ जाएगा। तो आज जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपको ये हम समझाना चाह रहे थे कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, और अगर आप इक्विवेलेंट वेट समझ में आ गया तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। या कोई भी रेडॉक्स रिएक्शंस दिया हुआ है और उसमें अगर आपसे कहा जाए कि रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट में वही ना, कोई रेडॉक्स रिएक्शंस का मतलब क्या होगा कि कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या कभी कभी उसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दिया हुआ रहेगा या रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिया हुआ रहेगा और उसमें कहेगा कि इक्विवेलेंट वेट निकालिए। तो आज आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट वेट के बारे में ही बताना हम चाह रहे थे। आज सिर्फ और सिर्फ आपको इक्विवेलेंट वेट के बारे में हम बताएं कि इक्विवेलेंट वेट होता है क्या। एक बार फिर से बता देते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना है तो आप क्या कहेंगे डिफिनीशन में कि उस सब्सटेंस का जितना मास हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम
और क्लोरीन के 35.5 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है या डिस्प्लेस करता है, तो उस मास को हम लोग क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट। चलिए, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।